नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। पहली क्लास में हमने बात की थी कि कैसे ये एथिक्स का पेपर जो है आपसे क्या डिमांड करता है। बेसिकली यूपीएससी में एथिक्स का पेपर का नेचर क्या है, मैंने उस पर बात की थी। आज हम पूरे एथिक्स के पेपर का ओवरव्यू लेंगे, मतलब उनमें कौन कौन से शब्द हैं, या फिर आप जो यूपीएससी या प्रशासनिक सेवा का जो अप्रोच है उसमें हमको क्या पढ़ना है। अभी हम सिलेबस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन वर्ड्स को समझेंगे जो पूरे सिलेबस में आने वाले हैं, और एक प्रशासनिक सेवा, एक प्रशासनिक अधिकारी कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे और पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो पहला पढ़ेंगे हम वैल्यू न्यूट्रलिटी। तो अब वैल्यू न्यूट्रलिटी को हम समझेंगे कि वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होता है। इसको मैं बड़ा कर दूँगा। वैल्यू, अभी जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी, हम इसको पढ़ेंगे कि वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है। बेसिकली वैल्यू न्यूट्रलिटी ये होती है कि तथ्यों के आधार पर चीज़ों को समझें। हम जो तथ्य होते हैं बेसिकली डेटा, आंकड़े, उन पे भरोसा करें। इन सब से इतर होके, जैसे अपने निजी विचार हो गए, हमारे अपने खुद के भावना हो गई, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इन सब चीज़ों से तटस्थ रह के बेसिकली हम लोग को जो है अपने पसंद, विचार, भावना, पसंद नापसंद, निजी विचार, इन सबसे से बिल्कुल तटस्थ रह के हमें डेटा बेस्ड आंकड़ों पे भरोसा करना है। इन तथ्यों के आधार पर जब चीज़ों को हम समझते हैं तो हम वैल्यू न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज़ ड्रॉ करता हूँ, इसमें आपको समझ में आएगा वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में। एक ये बीच की चीज़ हो गई, एक किनारा, ये दूसरा किनारा, एक ये किनारा हो गया, ये एक किनारा हो गया। ये दोनों किनारे जो हैं, ये दोनों किनारे ये एक्सट्रीम छोर के हैं, ये दोनों एक्सट्रीम पे हैं। ये बीच में है जो है न्यूट्रल है। अब इसी में हम एक एग्जांपल ऐड करेंगे, जैसे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के बारे में आपने सुना होगा। तो दहेज प्रथा में क्या होता है, दहेज प्रथा, कुछ लोग मानते हैं इसमें कि दहेज प्रथा जो है सही है, कुछ लोग मानते हैं दहेज प्रथा गलत है। तो हमें जो है वैल्यू जजमेंट नहीं करना है, हमें वैल्यू जजमेंट नहीं करना, हमें बीच में रहना। अब सवाल है कि वैल्यू जजमेंट क्या होता है। अब वैल्यू जजमेंट क्या होता है उसको समझना। वैल्यू जजमेंट क्या होता है, इस वैल्यू जजमेंट बेसिकली जब दहेज प्रथा के बारे में आप सुनते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप, जैसे आपने बोला कि दहेज प्रथा बुरा है, ये बंद होना चाहिए, दहेज प्रथा बुरा है, ये बंद होना चाहिए। तो आपने बेसिकली वैल्यू जजमेंट कर दिया वहाँ पे कि दहेज, आपने जजमेंट दे दिया कि ये बुरा है, इसे बंद होना चाहिए। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि दहेज प्रथा, दहेज सामाजिक प्रथा है जो विवाह व्यवस्था का हिस्सा रही है, इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव है, तो आप वैल्यू न्यूट्रल की बात कर रहे होते हैं, तो आप वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कर रहे होते हैं। अब आप ये नहीं कह रहे होते हैं कि दहेज प्रथा सामाजिक बुरा है, इसे बंद होना चाहिए, ये वैल्यू जजमेंट हो गया। जब आप ये बोलते हैं कि ये विवाह व्यवस्था में एक व्यवस्था थी दहेज प्रथा, तो आप बेसिकली आप बता रहे होते हो कि दहेज जो है एक व्यवस्था थी सामाजिक, तो आप वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहे होते, आप वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कर रहे होते हो। तो ये हो गया वैल्यू जजमेंट। इस जब आप जज नहीं करते, आप केवल बता रहे होते हो, तब आप वैल्यू न्यूट्रलिटी की तरफ रहते हो। जब आप बोल देते हो कि नहीं सामाजिक बुराई है, तो आप वैल्यू जजमेंट की तरफ चले जाते हो। आपको न यहाँ जाना है, ये एक्सट्रीम छोर पे नहीं जाना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको बीच में रहना है, यहाँ पे। ये न्यूट्रल लोगों के लिए है, ये एक्सट्रीम लोगों के लिए है, ये एक्सट्रीम लोगों के लिए है। ये एग्जाम्पल दहेज प्रथा वाला आपको याद रखना है।
अब वैल्यू न्यूट्रल में जब आपने बोला था ना कि ये दहेज प्रथा एक विवाह व्यवस्था का हिस्सा थी, तो आप वैल्यू जजमेंट नहीं किया, आपने केवल बताया कि नज़रिया जो है, आपने अपना नज़रिया नहीं थोपा, आपने केवल बता दिया कि हाँ ये ऐसा था। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी, अब सवाल है कि वैल्यू न्यूट्रलिटी क्यों ज़रूरी है? वैल्यू न्यूट्रलिटी क्यों ज़रूरी है? वाई, क्यों ज़रूरी है हमें? अब सवाल है कि जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं तो आप धार्मिक स्थलों पे जाते हैं। धार्मिक स्थलों पे बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि धार्मिक स्थल पे जो है अवैध निर्माण हुआ है, एक अवैध निर्माण हुआ है, एक वैध निर्माण है। तो वैध निर्माण में जो है आप ये अपनी जो अपना जो भावना है वो हावी नहीं कर सकते। आप वहाँ पे आप ये बोलेंगे, तब आप वैल्यू न्यूट्रल होकर लॉ की बात करेंगे कि लॉ क्या कहता है। लॉ जो कानून जो कहेगा हम उसी पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात हो रही है। जब हम लॉ की बात करते हैं, अपनी भावनाओं, अपने पसंद नापसंद, अपने धार्मिक जो भी आपका धर्म है, उन सब चीज़ों से इतर होकर जब हम फोकस करते हैं कि एक न्यूट्रल बात कर रहे होते हैं, तो हम वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कर रहे होते हैं। हम अपनी भावनाओं से बचते हैं। जैसे धार्मिक, अभी उदाहरण दिया मैंने कि धार्मिक स्थल पर कोई अवैध निर्माण हुआ है, आप अपनी भावनाएं उस पर हावी नहीं करते हैं और एक लॉ के अकॉर्डिंग आप एक फैसला लेते हैं, तो आप लॉ पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू न्यूट्रलिटी आ जाती है। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी समझ में आ गया क्या हो गया, क्या होता है? एक बार रिकैप कर देते हैं फिर से कि वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या होती है। अपनी निजी वैल्यू न्यूट्रलिटी अपनी निजी भावनाओं, पसंद नापसंद और अपने पूर्वाग्रहों से तटस्थ रह के कानून के आधार पर जो फैसला सही है आप उस पर काम करते हैं। तथ्यों के आधार पर जजमेंट करना, तथ्यों के आधार पर डिसीजन लेना, ये होता है वैल्यू न्यूट्रलिटी। और वैल्यू जजमेंट भी आपको समझ में आया होगा कि वैल्यू जजमेंट ये है कि अपने विचार नहीं थोपना है, जजमेंट नहीं देना है। कोई चीज़ बुरा है, कोई अच्छा है, इस पे नहीं जाना है, आपको इस पे रहना है बीच में। कोई हो सकता है पहले जैसे सती प्रथा थी, पहले चलती थी, लेकिन अब उस समय आप जाके बोल देंगे सती प्रथा गलत है, तो आप ये नहीं बोल सकते। आपको न्यूट्रल रहना है, आपको बताना होगा कि सती प्रथा एक व्यवस्था थी, लेकिन अब कानून के अकॉर्डिंग ये गलत है, तो हम बीच में आएंगे। यहाँ नहीं जाना है कि हम अपने निजी विचार नहीं, कानून आप बोलेंगे कानून के अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, तो आप वैल्यू न्यूट्रल रहते हो। ठीक है, वैल्यू जजमेंट नहीं। वैल्यू जजमेंट समझ में आया? दो चीज़ें समझ में आई, दो चीज़ें समझ में आऊँगी। ये वाई, वैल्यू न्यूट्रलिटी को समझा हमने, वैल्यू जजमेंट को समझा हमने। अब हम समझेंगे बैलेंसिंग माइंड क्या होता है। अब बैलेंसिंग माइंड पे फोकस करना है कि बैलेंसिंग माइंड, रीजनिंग माइंड, सेकंड रीजनिंग माइंड पढ़ेंगे। मैं टाइप कर देता हूँ आगे ताकि साफ साफ दिखे। रीजनिंग माइंड, इसको समझना है कि रीजनिंग माइंड क्या होता है, फोकस इस पे करना है। रीजनिंग माइंड, बेसिकली रीजनिंग माइंड हमारे सोचने की क्षमता होती है। अब सवाल ये है कि किस आधार पर सोचें हम। आधार भी तो होना चाहिए, रीजनिंग माइंड का सोचने की क्षमता है, अच्छी बात है, लेकिन किस आधार पर सोचें। आधार है तर्क, लॉजिक, दूसरा है कारण, कॉज, तीसरा है इफेक्ट, परिणाम। इन तीनों के आधार पर सोचना है, इन तीनों के आधार पर सही गलत का फैसला करना होगा, इस आधार पर हमको सोचना है। दूसरा नोट करने वाली बात यह है कि भावनाओं पे बह के नहीं फैसला करना कि भावनाओं में बह जाएं और हम फैसला ले लें। रीजनिंग माइंड ये नहीं करता। रीजनिंग माइंड की डिमांड ये है कि आप लॉजिकल रहें, कारण पता हो, आपको इसका इफेक्ट भी पता चल जाए कि क्या होगा। तो भावनाओं से नहीं, लॉजिक होके सोचना रीजनिंग माइंड है। या एकदम आसान भाषा में बोले, तथ्यों और कारणों से समझना, तथ्यों और डेटा पे फोकस करना, रीजनिंग माइंड। अब एग्जांपल से समझेंगे ताकि ये समझ में आ पाए कि क्या मामला है रीजनिंग माइंड का। रीजनिंग माइंड को बोल सकते हैं तर्कशील सोच, हम इसको भावनात्मक सोच, इमोशनल सोच और जो है तर्कशील सोच से रीजनिंग माइंड से इमोशनल माइंड और जो एक रीजनिंग माइंड होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इमोशनल माइंड
इमोशनल माइंड और रीजनिंग माइंड। हमने इसको अभी समझा है, अभी हम इसको भी समझेंगे और इनको दोनों को ये समझेंगे कि हमें किस पे फोकस करना है। फोकस तो इसी पे करना है, रीजनिंग माइंड पे, इस पे कम अभी के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो जो इमोशनल माइंड के लोग होते हैं वो ये बोलेंगे, अरे बच्चा, बेचारा बच्चा है, जाने दो, छोड़ दो। लेकिन रीजनिंग माइंड क्या बोलेगा? जो रीजनिंग माइंड होगा वो देखेगा कि बच्चे ने चोरी क्यों की, उसकी ज़रूरत क्या है, क्या मजबूरी थी, उसे माफ़ करने से वह दोबारा चोरी करेगा या नहीं, सज़ा देकर सुधार करना बेहतर होगा कि नहीं। ये सोचेगा, क्रम 1 पॉइंट 2 पॉइंट 2 3 4 करके पॉइंट वाइज वो विचार करेगा, ये रीजनिंग माइंड। और जो मैंने कहा इमोशनल माइंड वाले लोग होंगे वो कहेंगे कि यार बच्चा है, जाने दो। लेकिन नहीं, रीजनिंग माइंड फोकस करेगा पॉइंट्स पे कि क्या क्या आधार हैं, क्यों चोरी की, कैसे चोरी की, क्या कारण थे उसके पीछे का, बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेगा। तो हमें रीजनिंग माइंड बनना है। अगर प्रशासनिक सेवा में आना है तो रीजनिंग माइंड चाहिए। वहाँ भी इतने लोग आपसे मिलेंगे, आप कितना इमोशनल होंगे। अब हम पढ़ेंगे अभी आगे इमोशनल, एक होता है इमोशनल फटीग, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बस वर्ड्स समझा रहे हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी कैसा होना चाहिए। फिर अभी फोकस करेंगे कि रीजनिंग माइंड के लक्षण क्या है। बेसिकली रीजनिंग माइंड कैसा होना चाहिए, एक प्रशासनिक सेवा का माइंड कैसा होना चाहिए? डेटा पे फोकस करेगा, वो भावनाओं से ऊपर उठ के बात करेगा, तर्क से बातों को साबित करने की कोशिश करेगा, किसी निर्णय के पीछे वजह क्या है उसको जानने की कोशिश करेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फिल्म का, बहुत ही फेमस है, शेरलॉक होम्स के बारे में आपने सुना होगा और उसकी फिल्म भी देखी होगी। उसमें एक मूवी भी है डर्टी हैरी। तो दो किरदार हैं, एक शेरलॉक होम्स है, एक डर्टी हैरी है। तो शेरलॉक होम्स क्या करता है, लोग जैसे क्राइम सीन है, कोई क्राइम सीन पर कुछ हुआ और कुछ पुलिस वाले आए और देख कर चले गए। उनको लगा कि हाँ मैंने छानबीन कर ली। लेकिन शेरलॉक होम्स जब पहुंचता है तो बहुत ही बारीक तरीके से सारी चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, भावनाओं में नहीं बहता, वो डेटा पे फोकस करता है, रुक के ठहराव रहता है उसमें, बहुत सोच समझ के फिर जाके कुछ ही डिसीजन पे आता है। इस तरीके का माइंड, जो एक तरीके से कह सकते हैं ना, शेरलॉक होम्स वाला माइंड चाहिए। और जो डर्टी हैरी होता है, उसको जल्दी, डर्टी हैरी का केस ये है कि वो जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहता है, ताबड़तोड़, ऑन द स्पॉट जाना, जल्दी से काम कर लेना, किसी सटीकता पे फोकस नहीं करना, और कहीं कहीं इमोशनल भी हो जाता है। तो इस तरीके के जो डर्टी हैरी टाइप के किरदार होते हैं वो इमोशनल माइंडसेट वाले होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें शेरलॉक होम्स वाला माइंड चाहिए, क्योंकि हमें प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो हमें फोकस करना है रीजनिंग माइंड पे। तो रीजनिंग माइंड का अब प्रशासनिक सेवा में क्या महत्व है? हम प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो प्रशासनिक सेवा का जो अधिकारी होगा वो आईएएस होगा, आईपीएस होगा, आईआरएस होगा, आईएफएस होगा। वो किस टाइप से काम करेगा? वो लॉ पे फोकस करेगा, वो अपने भावनाओं में बहेगा नहीं, क्योंकि भावनाओं में बहते बहते भी उसकी भावनाएं थक जाएंगी एक टाइम के बाद, जैसे हम इमोशनल फटीग कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी लॉ का पालन करेगा, वो उसको लागू करते समय लॉजिकली सोचेगा कि अगर ये लागू हुआ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो हमने पीछे पढ़ा था कि इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा उसको। भावनाओं से नहीं, तार्किक सोच से निर्णय करेगा, लॉजिकल सोच के अकॉर्डिंग। वैसे जो पीछे रीजनिंग माइंडसेट का उसको प्रशासनिक अधिकारी पे अप्लाई करिए, वैसा इसको काम करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक किसान का एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई किसान एक है, वो सरकारी ज़मीन पे खेती कर रहा है बिना अनुमति के। तो जो भावनात्मक सोच वाले रहेंगे वो बोलेंगे कि अरे बेचारा गरीब है, जाने दो। लेकिन रीजनिंग माइंड वाला क्या बोलेगा, अगर इसे छोड़ दिया तो ये एक मिसाल, दूसरे के लिए जो है एक मिसाल बनेगा, जो एक गलत इम्पैक्ट डालेगा सोसाइटी पे, कि सरकारी ज़मीन पर जो है गलत तरीके से कब्जा कर लेना है। और ऐसे अब वो ये देखेगा भावनाओं में बह के कि गरीब है। तो भारत देश में तो बहुत सारे गरीब हैं, भारत देश में ही नहीं, भारत देश के बाहर भी आप देखिए कितने गरीब है। और उनके प्रशासनिक अधिकारियों को नुकसान झेलना पड़ेगा, या प्रशासन की जो ज़मीन होती है वो वेलफेयर में कहीं खर्च करना हो सकता है, उसको यूज़ करना हो किसी चीज़ के लिए, रेलवे निकालनी हो, तो फिर कैसे करेगा? तो भावनाओं में बह के नहीं करना है। अब तीसरा हमें पढ़ना है, ये समझ में आ गया रीजनिंग माइंड क्या होता है। रीजनिंग माइंड और इमोशनल माइंड
दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया। अब बैलेंसिंग माइंड, अब हमें पढ़ना है बैलेंसिंग माइंड। टाइप कर देता हूँ ताकि वर्ड दिखते रहें। बैलेंसिंग माइंड क्या होता है? बैलेंसिंग माइंड ये होता है, चौथा है ये, सॉरी ये तीसरा है, ये हमें मतलब उसमें तुलना करने में, लेकिन ये बैलेंसिंग माइंड ये तीसरा है, टॉपिक तीसरा है। तो बेसिकली ये बैलेंसिंग माइंड का एक सोच है, एक मानसिकता है जो संतुलित तरीके से सब कुछ देखने की कोशिश करता है। सारी चीज़ किसी भी परिस्थिति में रहें, कितनी भी जटिल से जटिल परिस्थिति या सिचुएशन में हमको डाल दिया जाए, हमें बिल्कुल संतुलन में रहना है, ना बहुत ज़्यादा इधर होना है ना बहुत ज़्यादा उधर। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ना इधर ना उधर, हमें ये देखना है कि ना यहाँ जाना है ना यहाँ जाना है, ये बीच में रहना है, संतुलन। बेसिकली आराम से अगर मैं बात करना चाहूँ तो ना भावनाओं में बहना है पूरी तरीके से, ना पूरी तरीके से सख्त हो जाना है किसी चीज़ को लेके। कोई व्यक्ति आया, अपनी समस्याएं बताया, आपने उसको धुतकार के भगा दिया। आपने भी कोई केस सुना भी होगा कुछ समय पहले। और कोई आया, बहुत बूढ़ी औरत रो रही है, आप देख उसको भी पकड़ के रोने लगे बैठ के, तो ये भी नहीं करना है। तो आपको भावनाओं से में पूरा बहना नहीं है, आपको पूरी तरीके से सख्त नहीं होना है। बुद्ध का जो मध्यम मार्ग था, बिल्कुल आपको बीच का रास्ता निकालना है, मध्यमा मार्ग। यही होता है बैलेंसिंग माइंड। अगर जब भी बैलेंसिंग माइंड को याद करना हो या समझना हो तो सीधे बुद्ध का मध्यम मार्ग, ना बहुत ज़्यादा सख्त होना है ना बहुत ज़्यादा नरमी दिखानी है, बैलेंस रहना है। जो सामने वाला आपसे मदद नहीं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो भी सामने आपसे अपनी समस्या लेकर आएगा, आप उसकी भावनाओं में उसमें नहीं डूबेंगे, आप उसकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए स्कूल का एक प्रिंसिपल है, स्कूल का एक बच्चे ने कोई गलती कर दी। यहाँ पे अब दो जन खड़े हैं। एक स्कूल का शिक्षक जो उनको पढ़ा रहा था बच्चे को, वो कह रहा नहीं हम सज़ा देंगे, तुमको सज़ा देंगे। और उसके माता पिता आते हैं, माता पिता कहते हैं नहीं नहीं इसको सज़ा मत दीजिए, अभी बच्चा है। तो यहाँ पे टीचर जो है सज़ा देने के पक्ष में पहुँचा हुआ है, वो एक्सट्रीम में है। माता पिता कह रहे हैं छोड़ दो, ये भी एक्सट्रीम में है। तो जो वहाँ का प्रिंसिपल, जो बैलेंसिंग माइंड का आदमी होगा, वो कहेगा, स्टूडेंट्स को कहेगा, उसको गलती का एहसास कराएगा। पहले तो उसको गलती का एहसास कराएगा और उसको जो है बिल्कुल कोमल दंड या ये कह सकते हैं सॉफ्ट पनिशमेंट देगा, या उसकी काउंसलिंग करेगा, उसको काउंसलिंग ऑफर करेगा कि उसकी काउंसलिंग की जाएगी। तुमने जो ये गलती की है, क्यों की है, उसको पढ़ने की कोशिश। बेसिकली काउंसलिंग यही होता है कि आपको बैठा के आपसे बात किया जाता है, आपको पढ़ा जाता है, सामने वाला सुनता है, आप बोलते हो वो सुनता है, आपको देखता है, ऑब्जर्व करता है। तो उसको काउंसलिंग ऑफर करेगा, स्टूडेंट की गलती को एहसास कराएगा, जो बैलेंसिंग माइंड का जो प्रिंसिपल होगा। यही है बैलेंसिंग माइंड। अब प्रशासनिक सेवा में बैलेंसिंग माइंड का क्या मतलब है? जब आपने सुना होगा ना कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के विकास बनाम पर्यावरण के बारे में आपने सुना होगा। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को साथ कैसे लेके चलें, तो यहाँ पे बैलेंस दिखाना पड़ेगा प्रशासनिक सेवा में। मान लीजिए कि एक सड़क बनानी है, अब सड़क बनानी है तो पेड़ कटेंगे। तो जो बैलेंसिंग माइंड का जो अधिकारी होगा वो कोशिश करेगा कि सड़क भी बने, अब पेड़ों की भरपाई भी हो जाए और दूसरी जगह वृक्षारोपण भी हो जाए। यही होता है बैलेंसिंग माइंड। इसी टाइप के अधिकारी जो होते हैं बैलेंसिंग माइंड के अधिकारी होते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सड़क भी बने, पेड़ भी ना कटे, पेड़ तो कटे लेकिन उसकी भरपाई दूसरी जगह हो जाए। तो ये होते हैं बैलेंसिंग माइंड। आपने सुना होगा कि एक हाइपर लूप सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जो बहुत स्पीड से चलने वाला है। उसके लिए बहुत सारे पेड़ कटने वाले थे और हाइपर लूप स्टार्ट लगभग बन भी रहा है। तो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी में लेके जो पर्यावरणविद थे वो बहुत चिंतित थे कि बहुत सारे पेड़ कटेंगे। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने में अभी जिस तरीके का बोला जा रहा था कि प्रशासनिक अधिकारी जो ये फैसला लेने के जो भी कितने भी पेड़ कटेंगे उसे हम काउंट करेंगे, उससे ज़्यादा हम पेड़ कहीं इम्प्लांट करेंगे। तो ये होता है बैलेंसिंग माइंड। अब बैलेंसिंग माइंड का सीधे सीधे जो गुण होते हैं या उनको बोल सकते हैं कि सभी पक्षों को सुनेगा, वो निष्पक्ष सोच रखेगा, भावनाओं और तर्क का सही मिश्रण, क्या कह सकते हैं ना, इमोशन और लॉजिक का मिश्रण। कितना इमोशंस देखना है, कितना लॉजिक देखना है, उनका मिश्रण ही बैलेंसिंग माइंड है।
यहाँ पे इमोशंस को भी महत्व दिया जाएगा और लॉजिक को भी महत्व दिया जाएगा। जैसे कुछ पर्यावरण विद या कुछ वहाँ के स्थानीय लोग इमोशनली उससे जुड़े हुए हैं पेड़ों से, तो उनको बोलेगा कि तो वो बोलेंगे पेड़ नहीं कटना चाहिए। तो जो लॉजिकल रहेंगे कहेंगे कि ये तो अगर कटेगा नहीं तो हम रेलवे लाइन बिछाएंगे कैसे। तो इन दोनों को जब संयोजन या मिश्रण करते हैं ना, तब ये आउटपुट निकलता है कि पेड़ काट के हम दूसरी जगह लगा देंगे और उसका पूरा प्रमाण देंगे हम आपको कि हमने पेड़ लगाया है, उसका देखभाल किया, वो बढ़े भी हैं। तो यह है बैलेंसिंग माइंड। और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का असर भी देखते हैं। ये समझ में आया आपको? बैलेंसिंग माइंड समझ में आया? ये 14 था। अब हमको समझना है कॉन्टिनम अप्रोच। कॉन्टिनम अप्रोच जो है प्रशासनिक सेवा में या व्यक्तिगत जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सभी जगह है। और जितने भी पढ़ा है बैलेंसिंग माइंड, रीजनिंग माइंड, इमोशनल माइंड, और जो है जितने भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू जजमेंट, इन सब से कॉन्टिनम अप्रोच बेसिकली, कॉन्टिनम अप्रोच कहती ये है कि चीज़ें काली या सफ़ेद नहीं होती हैं। बेसिकली आप ये पेन देख रहे हैं, पेन, चीज़ें केवल काली या सफ़ेद नहीं होती है, बेसिकली बीच में ये धूसर होती हैं। कॉन्टिनम अप्रोच यही कहता है कि किसी भी चीज़ को काला या सफ़ेद नहीं कहना है, वो धूसर होती हैं, मिक्स होती हैं। तो एक तरीके से आप इसको अच्छा या बुरा कह सकते हो, या फिर इस कॉन्टिनम ये कहता है कि अच्छा या बुरा नहीं, दोनों के बीच में एक ग्रे एरिया है, वो होता है। अब एग्जांपल ले लो, नैतिकता। कॉन्टिनम अप्रोच में एक एग्जांपल है एथिक्स, जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी डिसीजन जो है, हमारा कोई भी डिसीजन लिया हुआ 100% सही नहीं हो सकता, 100% सही नहीं है, और 100% गलत भी नहीं है। यही होता है कॉन्टिनम अप्रोच। बेसिकली इसमें यह है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, ये ज़रूरी नहीं कि 100% सही भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि 100% गलत भी हो। तो जब ये आप देखते हो ना, हमारा डिसीजन सही है, हमारा डिसीजन गलत है, ये जो छोड़ता नहीं होता है, ये बीच में होता है, सही और गलत के बीच में होता है, दूसरा एरिया, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। ये होता है कॉन्टिनम अप्रोच। कोई भी चीज़ 100% सही नहीं हो सकती। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमेशा देता रहूँगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही बात समझ में आती है। मान लीजिए एक भूखा आदमी है, बहुत भूखा आदमी है, भारत देश हो या जितने भी विकासशील गरीब कुछ देश हैं, तो वहाँ पे भूखे लोग, हंगर एक प्रॉब्लम है। तो उसने रोटी चुराई, ऑब्वियस सी बात है, खाने के लिए। तो अब सवाल ये है कि क्या चोरी गलत है? तो आप बोलोगे हाँ, चोरी तो गलत है। तो फिर एक दूसरा सवाल आ गया कि जिसने रोटी चुराई, क्या उसकी मजबूरी को समझा जा सकता है? तो फिर एक सवाल पीछे से आ जाएगी, हाँ समझा जा सकता है। तब हम जिसने अभी जिस भूखे आदमी ने रोटी चुराई थी, उसकी स्थिति को समझेंगे। उस स्थिति का जो है, जो स्थिति है, उस स्थिति को कॉन्टिनम अप्रोच में देखेंगे। अब देखते हैं कॉन्टिनम अप्रोच। ये रहा, भूखे आदमी ने रोटी चुराई, रोटी चुराना गलत है। भूखे आदमी ने रोटी चुराई और रोटी चुराना गलत है। यहाँ पे सवाल ये है कि भूखे आदमी ने रोटी चुराई तो उसकी परिस्थिति को समझा जा सकता है, चोरी करना गलत है। अभी दोनों को पास लेते आते जाइए। भूखे आदमी ने रोटी चुराई, चोरी करना गलत है। भूखे आदमी ने रोटी चुराई, चोरी करना गलत है। अब दोनों पास में आ जाते हैं, मिक्स होते हैं, तो भूखा प्लस रोटी चुराना। समझ में आया? भूखा प्लस रोटी चुराना। तो स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे परिस्थिति को समझना की ज़रूरत है कि वो आदमी भूखा है, इसलिए उसने रोटी चुराई। चोरी करना गलत है, ठीक है। रोटी भूख लगी है, वो भूखा है, ये भी उसके पास पैसे नहीं, परचेजिंग पावर नहीं है उसकी, तो उसने रोटी चुराई। तो ये कॉन्टिनम में देखना पड़ेगा हमें। मिक्स दूसरा एरिया है यहाँ पे, दूसरा। ये नहीं कह सकते कि उसमें भूखा, वो उसने चोरी करी तो वो बुरा आदमी है, उसको मार दो, उसको सजा दो। वो क्यों, उसने क्यों चोरी की, ये क्यों का जवाब ये कॉन्टिनम अप्रोच से मिलने लगता है। तो स्थिति को समझेंगे। अब हम अपराध बनाम नैतिक मजबूरी को रखेंगे, कॉन्टिनम में रखिए यहाँ पे। अपराध, नैतिक मजबूरी।
अब यहाँ पे जिसने नैतिक मजबूरी मतलब जिसने रोटी चुराई, नैतिक मजबूरी है उसकी, और अपराध, चोरी करना गलत है, अब दोनों को पास मिली, अपराध नैतिक मजबूरी, दोनों को पास, अपराध प्लस नैतिक मजबूरी दिखेगा, अपराध प्लस नैतिक मजबूरी प्लस अपराध, मतलब मजबूर, तो मजबूरी नैतिक, तो अब जो है नैतिक मजबूरी में उसने अपराध किया है। तो ये दो ग्रे एरिया है, कॉन्टिनम अप्रोच में दोनों को देखने की ज़रूरत है, न पूरी तरीके से वो गलत है न पूरी तरीके से सही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, तो किसी व्यक्ति का बिहेवियर, आप देखते होंगे कई व्यक्ति जो है बहुत गुस्से में आ जाते हैं, कभी सॉफ्ट देखते होंगे आप उसको कि बड़े प्रेम से बात कर रहा है, इससे बड़ा भगवान तो और कोई होगा ही। दूसरे ही पल आप देखते हैं कि इतना गंदी गंदी गाली देता है, इतना मारता है लोगों को कि आपको विश्वास ही नहीं होता कि वही आदमी है। तो कोई भी व्यक्ति न अच्छा होता है, कोई व्यक्ति न अच्छा होता है न बुरा होता है, वो अच्छे बुरे का मिश्रण होता है। स्थिति के अनुसार, स्थिति की मांग के अनुसार वो अपने बिहेवियर को चेंज करता है। प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी होता है, आप कभी देखेंगे प्रशासनिक अधिकारी चिल्लाते हुए दिख जाएगा, ऐसा लगेगा उससे बड़ा जाहिल कोई है ही नहीं। लेकिन ऐसे फिर आप एक समय इसको ऐसे देखेंगे जैसे इस तरीके से बात करेगा जैसे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद वही है। तो इन दोनों को जो मिश्रण है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा था। कोई भी व्यक्ति जो है पूरी तरीके से ना सही है, ना पूरी तरीके से गलत है, ना पूरी तरीके से बुरा है, ना पूरी तरीके से अच्छा है। अगर कोई अपराध करता है और उसकी कोई नैतिक मजबूरी है तो दोनों को मिक्स करके देखिए, आपको चीज़ें साफ साफ नजर आएंगी। तो कॉन्टिनम अप्रोच को अपने जीवन में उतारिए और समझिए इसको। ये हमेशा कॉन्टिनम अप्रोच क्या है, एक आसान रिकैप कर देते हैं, न कुछ सही, न पूरी तरीके से कोई सही है, न पूरी तरीके से कोई गलत है, सही और गलत का मिश्रण है। न पूरी तरीके से कोई सही 100% डिसीजन सही होता है, न 100% कोई डिसीजन गलत होता है, दोनों का मिश्रण होता है, सही और गलत का मिश्रण होता है। यही है कॉन्टिनम अप्रोच। अब प्रशासनिक सेवा का जो कॉन्टिनम अप्रोच है आपको समझा देते, एग्जाम्पल दे देते हैं कि एक अधिकारी है, उसके सामने इशूज आते हैं। उदाहरण के लिए न्याय बनाम करुणा, तो न्याय को इधर रखिए, करुणा को इधर रखिए, दोनों को बीच में लाते जाइए, समझ में आएगा। कानून बनाम मानवीय बीच के क्षेत्रों में देखकर निर्णय लेना होता है। कानून और मानवीयता, कानून इधर रखिए, मानवीयता इधर रखिए, दोनों को बीच में धीरे धीरे दिलाते रहिए और बोलते रहिए कानून मानवीयता प्लस। जैसे ही होगा उसमें आपके चेहरे आंखों के सामने से धुंध हट जाएगी कि क्यों बोला जा रहा है। तो बेसिकली एक सिविल सेवक ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कानून, और वो ये भी नहीं कर सकता कि सिर्फ भावना। कानून भावना दोनों का मिश्रण चाहिए, दोनों का मिश्रण चाहिए, दोनों का मिश्रण। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। एक गरीब महिला है, अस्पताल में जाती है, बिना अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराए ही इलाज करवा लेती है। अब यहाँ सवाल है कि कानून कहता कि यह गलत है, मानवीय दृष्टिकोण कहता कि जान बचाना जरूरी है। तो जब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि लॉ और मानवीय दृष्टिकोण का कॉन्टिनम लेना पड़ेगा कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। जान बचाना ज़रूरी था कि लॉ फॉलो करना पहले ज़रूरी था। तो यहाँ पे आपका मानवीय दृष्टिकोण ज़्यादा हावी होगा। तो लॉ भी फॉलो होगा लेकिन बाद में, पहले हमें देखना होगा खुद को बचाना है। तो यहाँ पे कॉन्टिनम में देखना पड़ेगा हमें। अब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड, ये 5वां है। बैलेंसिंग माइंड समझ में आया, इमोशनल माइंड समझ में आया, रीजनिंग माइंड समझ में आया, वैल्यू जजमेंट, वैल्यू न्यूट्रलिटी ये समझ में आया। न्यूट्रलिटी समझ में आ गया ना, न्यूट्रल रहना सब चीज़ों से मतलब पूरी तरीके से नहीं, जो समझाया उतने चीज़ों से। अब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड, ये इसको मनोवृत्ति कहते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं। एटीट्यूड का मतलब आप ये मत लीजिएगा कि जो आप लोग रोड पे किसी आप लोग में हो जाता है ना यंग माइंड के बीच में कि अरे बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो बस काम इसका तमाम, वो वाला नहीं है। यहाँ भी कुछ अलग है। कोई चीज़ है,
मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, उसके प्रति हमारी सोच, उसके प्रति हमारी सोच क्या है, भावना क्या है, व्यवहार क्या है, या इसको एबीसी मॉडल से समझने की कोशिश करेंगे। एबीसी मॉडल, अफेक्शन, बिहेवियर और कॉग्निटिव। तो बेसिकली इसको कहते एटीट्यूड। एटीट्यूड बस वही है कि किसी चीज़, व्यक्ति और स्थिति के प्रति जो हमारी सोच है, हमारी भावना है, या हमारा व्यवहार जो है, वही एटीट्यूड है, उसी को एटीट्यूड कहते हैं। अब सीधी सीधी बात यह है कि एक लाइन पर बोल देता हूँ कि कोई बात या परिस्थिति जब हमारे सामने आती है तो हम कैसे सोचते हैं। जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आ गया तो हम कैसे सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यही हमारा एटीट्यूड है। यही हमारा एटीट्यूड है। कोई परिस्थिति हमारे सामने आई, हमने कैसे सोचा, हमने कैसा महसूस किया, हमने कैसे रिएक्ट किया, यही हमारा एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड के 3 पार्ट हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ एटीट्यूड। 3 टाइप ऑफ एटीट्यूड। पहला है अफेक्टिव। अफेक्टिव को समझते हैं। अफेक्टिव, आप क्या महसूस करते हैं। अफेक्टिव मतलब भावनात्मक। अफेक्टिव का मतलब होता है भावनात्मक। आप क्या महसूस करते हैं। जैसे गरीबों के लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, तो ये अफेक्टिव है। दूसरा है बिहेवियर। व्यवहार आपका, आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा तो आपने उसको दान दिया, तो ये आपके बिहेवियर का हिस्सा है। वो जो एटीट्यूड है आपके बिहेवियर का हिस्सा है। वो दान देना आपके बिहेवियर का हिस्सा है। तीसरा है कॉग्निटिव। इसको संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक आप कह सकते हैं। इसी को एबीसी मॉडल कहते हैं। आपको एटीट्यूड का एबीसी मॉडल इसी को बोलते हैं। इसको एटीट्यूड का एबीसी मॉडल बोलते हैं। आप इसको यही समझिएगा। आपको नोट्स मिलेगा पूरा का पूरा। आज एक क्लास 1 हो चुकी है, क्लास दूसरा चल रहा है। तीसरे क्लास में आपको प्रोवाइड किया जाएगा पूरा का पूरा। एक लिंक दिया जाएगा जो कि मैंने बोला है कि केवल 150 रुपये का होगा। अब उसे बाई कर लेंगे। अब पूरा ऐसे ही एग्जाम्पल्स से सारी चीज़ें समझाई गई हैं, सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं। आप कैसा सोचते हैं। जैसे आपने सोचा कि गरीबी सामाजिक समस्या है, इसको हल करना चाहिए, तो ये आपके एटीट्यूड का पार्ट है। तो ये आपके एटीट्यूड का हिस्सा बन चुका है। आप क्या महसूस करते हैं गरीबों के लिए, आप गरीबों के लिए क्या करते हैं, और उस गरीबी को हटाने के लिए आप क्या करेंगे। ये होता है एबीसी मॉडल। अब उदाहरण एक और ले लेते हैं। स्वच्छता, क्लीननेस के प्रति आपका कुछ का होता है, स्वच्छता के प्रति सकारात्मक रवैया होता है, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि गंदगी नहीं फैलाना है, गंदगी फैलाना गलत है, वो ऐसा सोचते हैं। तो कॉग्निटिव माइंड में है उनके कि गंदगी फैलाना गलत है। फिर जो है गंदगी को देख के उनको बुरा लगता है, तो वो अफेक्टिव है, उससे बुरा लगता है। फिर सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, तो उनके बिहेवियर का हिस्सा है। गंदगी फैलाना गलत है, कॉग्निटिव। गंदगी देखकर बुरा लगता है, अफेक्टिव। सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, बिहेवियर का हिस्सा है। आपने देखा होगा आपके भी बॉडी, आप जब यूपीएससी की प्रिपरेशन की जर्नी पे चलेंगे तो आपका भी देखेंगे इसमें चेंजेस आने लगेंगे आपके बॉडी में, आपके माइंड में। आप कॉग्निटिव लेवल पे, अफेक्टिव लेवल, बिहेवियर के लेवल पे आप में चेंजेस आएंगे। फिर लोगों को, जब उन्हीं पुराने लोगों से आप वापस जाके मिलेंगे तो आपको उनको लगेगा कि चेंज हो गया है। तो ये चेंज ज़रूरी है और आप में आएंगे भी। एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है लोगों का, देश का कुछ नहीं हो सकता,
हो ही नहीं सकता कुछ, कॉग्निटिव लेवल पे है, इस दिमाग में बन चुका है कि कुछ नहीं हो सकता। किसी बदलाव में विश्वास ही नहीं है, अफेक्टिव, किसी बात में विश्वास नहीं है उसको, कि किसी बदलाव में विश्वास नहीं है, कुछ बदलाव ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, ये ऐसे कहते हुए सुनते हुए आप लोग को मिलेंगे वक्त। मतदान भी नहीं करता, सहयोग भी नहीं करता, बिहेवियर का हिस्सा बन चुका है। उसका मानना एक कॉग्निटिव लेवल पे सोच चुका है कि देश का कुछ नहीं हो सकता, किसी बदलाव में कोई विश्वास ही नहीं है, अफेक्टिव है वो उन चीज़ों से, बिहेवियर का हिस्सा बना चुका है कि मतदान ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं करेंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो ऐसा जब खबरों में सुनने को आएगा तो दिमाग में इसी तरीके का कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियर का लेवल तैयार हो जाएगा, तैयार होने लगेगा। अब प्रशासनिक सेवा में एबीसी मॉडल, एटीट्यूड, बेसिकली एटीट्यूड कैसे काम करेगा। एक आईएएस अधिकारी का एटीट्यूड अगर सहयोगात्मक है, कोऑपरेटिव है, तो जनता की बात सुनेगा। यहाँ पे अब सारी जो टूल्स मैंने बताया ना, उसको यहाँ इसको अप्लाई करिए एक प्रशासनिक अधिकारी पे। एक आईएएस अधिकारी का एटीट्यूड कोऑपरेटिव है, सहयोगात्मक है, तो जनता की बात सुनेगा, स्थानीय समस्याओं को सुनेगा, जनहित में काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा। ये इस तरीके के जो एटीट्यूड डेवलप होंगे, एक आईएएस अधिकारी को बेहतर आईएएस अधिकारी बनेगा। अब एटीट्यूड समझ में आया। हम एटीट्यूड को पूरा नहीं समझा रहे हैं अभी हम एटीट्यूड का मतलब आपको बस बताया जा रहा है। आपको पूरा एटीट्यूड एक चैप्टर है, आपको पूरा पढ़ना है उसको डिटेल। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि केवल आपको एटीट्यूड का ओवरव्यू दिया जा रहा है, लेकिन इसको भी ध्यान से आप दिमाग में बना लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा ही ज़्यादा होगा। बेसिकली आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा मिलेंगे। अब छठवां पढ़ेंगे हम डाइकोटमी, सबसे बेहतर। आपको ऐसे लोग मिलेंगे रोड पे चलते हुए। डाइकोटमी, इसका हिंदी मीनिंग आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे मीनिंग मिल जाएंगे एक। लेकिन आपको इंग्लिश मैं बोलूँगा कि जो ऐसे वर्ड्स हैं आपको इंग्लिश पे फोकस करके आपको उसको हिंदी में लिखना होगा अपने में, जो आयोग ट्रांसलेट करेगा। वो तो ऐसा ट्रांसलेट करता है कि लोगों का दिमाग ही घूम जाता है, अधिभूत कर देता है। ऐसा अधिभूत कर देने वाला ट्रांसलेशन हुआ था, कितने बच्चे छट गए थे उसमें, प्रीलिम्स में आया था। नहीं तो आप लोग भी अधिभूत हो जाएंगे या भूमिगत हो जाएंगे। फोकस डाइकोटमी समझते हैं, किसी भी चीज़ को बिल्कुल दो विरोधी या कट्टर चीज़ों में बांट कर देखना डाइकोटमी है, यही डाइकोटमी है। अब इसके आगे कहते हैं ना, कुछ लोगों को तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, बीच का कोई रास्ता ही नहीं होना चाहिए। या तो तुम अच्छे हो या तो तुम बुरे हो, बीच में कुछ नहीं है। हम नहीं मानते। ये जिस तरीके के लोग होते हैं ना, ये डाइकोटमी माइंडसेट के लोग होते हैं। हमको जानना ही नहीं है, तुम ये हो तो तुम ये हो, बस बीच का ही कुछ मामला है ही नहीं। कुछ लोग आप लोग के दिमाग में भी ये रहता होगा कि ये लड़का होता है एक लड़की होती है, यही दिमाग में चलता था। लेकिन जैसे ये समलैंगिकता वाला मामला सामने आया, लोगों का दिमाग ही घूम गया, कॉन्सेप्ट ही हिल गया पूरा का पूरा, कि अरे यार ऐसा भी होता है क्या, दोनों मतलब ऐसा भी हो सकता है। हम तो यही सोच के चलते थे। तो ये जो डाइकोटमी माइंडसेट के लोग थे ना, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि लंबे टाइम से ही चल रहा था। तो ये या तो ये हो या तो ये हो, बीच का कोई रास्ता नहीं। उनको बुद्ध का मध्यम मार्ग समझ नहीं आएगा। वो आप जाएंगे उनको समझाने तो आपको मध्यम मार्ग में से दो भाग कर देंगे। वो इस माइंड सेट तैयार रहते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी मैंने कॉन्टिन्यूम अप्रोच में बताया था ना, इसमें ये बस ये है कि कोई इंसान या तो अच्छा होता है या तो बुरा होता है, ये एग्जाम्पल है इसका। लेकिन एग्जाम्पल पर समझना, तो ये कोई अच्छा इंसान या तो अच्छा होता है या बुरा होता है, अच्छा और बुरा नहीं होता, या तो अच्छा या तो बुरा। ये डाइकोटमी बोलता है, ये डाइकोटमी माइंडसेट के लोग हैं। अब असल ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होता। असल ज़िंदगी में आप देखते होंगे कुछ लोग कुछ अच्छाइयाँ होती हैं उनमें, कुछ बुराइयाँ होती हैं। बेसिकली आप जो अच्छाई और बुराई में जो बांट के देखते हैं लोगों को, यही डाइकोटमी है। डाइकोटमी कुछ बड़ा एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे बस इतना ही समझाना था कि जो या तो ये या तो ये जो इस तरीके के जो माइंडसेट के लोग हैं वो डाइकोटमी है, और प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरीके का माइंडसेट का नहीं होना है, यही डाइकोटमी है। एक उदाहरण समझेंगे, इमोशनल बनाम रैशनल, भावनात्मक या तार्किक। इसमें यह है कि या तो आप इमोशनल हो सकते हैं या तो आप तार्किक हो सकते हैं।
दोनों नहीं हो सकते हैं। ये उदाहरण है बेसिकली जो ये लोग मानते हैं, या तो आप भावनात्मक हो सकते हैं या तो सिर्फ तार्किक हो सकते हैं। पर असल जीवन में ऐसा होता है क्या? एक प्रशासनिक अधिकारी को संतुलित बैलेंसिंग माइंड पढ़ाया गया था ना, वो डाइकोटमी माइंडसेट का विरोधी टाइप का है कि डाइकोटमी माइंडसेट नहीं चाहिए, बैलेंसिंग माइंड चाहिए, संतुलन चाहिए। तो असल जीवन में जो संतुलन लाएगा वो बैलेंसिंग माइंड का होगा। हमें डाइकोटमी के माइंडसेट के नहीं चाहिए, जो ये बोलते हो या तो तुम इमोशनल होगे या तो रैशनल होगे, इस टाइप के लोग नहीं चाहिए। या तो तुम अच्छे हो या तो तुम बुरे हो, या तो तुम रिश्वतखोर हो या तो तुम ईमानदार हो। किसी कंडीशन में वो ईमानदारी दिखा सकता है, किसी कंडीशन में वो जो है भ्रष्टाचारी हो सकता है। एक भ्रष्टाचार किया तो पूरा पूरा भ्रष्ट हो तुम, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो तुम, हर तरीके से भ्रष्ट हो तुम, ये कहते हैं। तो डाइकोटमी जो है या तो ये या तो ये, तो हो गया। प्रशासनिक सेवा अधिकारी को कानून बनाम नैतिकता, डाइकोटमिक माइंडसेट से बात कर रहे हैं। कानून बनाम नैतिकता, शक्ति बनाम सहानुभूति, व्यक्तिगत नैतिकता और प्रोफेशनल कर्तव्य, प्रोफेशनल ड्यूटी और इंडिविजुअल एथिक्स, इन दोनों को बांट के नहीं देखना है, इन दोनों को बांट के नहीं देखना है, मिक्स करके बात करनी है इनको। ये प्रशासनिक सेवा में अगर कानून बनाम नैतिकता आया, शक्ति बनाम सहानुभूति आया, कि शक्ति तो शक्ति, सहानुभूति तो सहानुभूति, ये नहीं होना चाहिए कि एक माइंड सेट बनी चुका है कि शक्ति दिखाना है, शक्ति दिखाना है। शक्ति नहीं, सख्त होना, कठोर होना, कि यही बन के रहे कि हम पूरा जीवन इसको इसी को अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके का प्रशासनिक सेवा नहीं चाहिए। सहानुभूति टाइप का प्रशासनिक अधिकारी आ गया, पूरा सहानुभूति दिखा रहा है हर जगह। नेता आ गया, भ्रष्टाचार किया, हमसे भ्रष्टाचार हो गया है, सहानुभूति दिखाइए, हाँ दिखा दिए सहानुभूति, जाओ। तो ये सहानुभूति नहीं दिखा सकते हर जगह, तो इन दोनों का मिक्स चाहिए। ये डाइकोटमी में, अगर इसमें डाइकोटमी में सेट हो गया, कानून बनाम नैतिकता, शक्ति बनाम सहानुभूति, व्यक्तिगत नैतिकता बनाम व्यवसायिक नैतिकता, व्यवसायिक कर्तव्य, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो डाइकोटमी समझ में आ गया। अब हम आते हैं सातवां, एप्टीट्यूड पढ़ने। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं। एप्टीट्यूड सातवां टाइप कर दूं ताकि वर्ड दिखे, क्या है ये एप्टीट्यूड, ये पढ़ना है हमको। इसका मतलब, अब हिंदी में कह रहा हूँ कि हिंदी आप कितना भी कर लो, है तो इसका अभी रुचि, लेकिन ट्रांसलेशन पे नहीं, इंग्लिश पे फोकस करना है। फोकस करना है। तो अभी एप्टीट्यूड क्या होता है? बेसिकली एप्टीट्यूड वो होता है जो आपके काम करने की जो प्राकृतिक योग्यता होती है, प्राकृतिक नेचुरल योग्यता, जन्मजात या स्वाभाविक योग्यता या झुकाव किसी काम को लेकर, तो एप्टीट्यूड होता है। एक लाइन में बोलना चाहूँ तो आप किसी काम को जल्दी सीखते हो या फिर अच्छा कर सकते हो, किसी काम को जल्दी से सीख लेते हो, वो आपका एप्टीट्यूड है। अब एप्टीट्यूड भी कई टाइप्स के होते हैं। किसी चीज़ का अभिरुचि, अब बोला ना अभिरुचि, किस किस चीज़ में आपकी रुचि है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको गणित का सवाल दिया गया, आसानी से समझ गया, गणित के सवाल आसानी से समझ जाता है, बिना 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 रटे, बिना रटंती विद्या छोड़ के बिना रटे ही लॉजिक बना लेता है। तो हम ये कहेंगे कि उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है। गणित के सवाल दिए, आसानी से सॉल्व कर लिया, लॉजिक भी बना लिया बिना रटे, तो उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा है। तो उसका रुचि किसमें, जल्दी से सीख लेता है तुरंत, तो उसका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अच्छा है। उदाहरण लेते एक और, कोई व्यक्ति है, दूसरों से अच्छे से बात करता है, लोगों की बात को ध्यान से सुनता है, समझदारी से जवाब देता है। अच्छे से बात सुनना, समझदारी से जवाब देना, बातों को समझ लेना, अपनी बातों को कह देना, तो आप कहेंगे उसका कि कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड
काफ़ी बेहतर है ये, तो उसका कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड काफ़ी बेहतर है। एक और एग्जांपल, इसको कम्युनिकेशन स्किल और इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड भी कहते हैं। इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड, ये इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं, सेम ही है कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड। तो एक और एग्जांपल लेंगे तीसरा, ताकि आपको म्यूजिकल एप्टीट्यूड समझ में आ जाए। ये केवल इतना ही नहीं है, ये केवल इतना ही नहीं है, मैं इसके आप जोड़ते चले जाएंगे एप्टीट्यूड, आप जो भी चीज़ कर रहा है उसके आगे जोड़ दीजिए। ये म्यूजिकल एप्टीट्यूड है तो म्यूजिकल कर रहा है, बात करने की अच्छी है तो कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड इसकी अच्छी है, बातों को समझ ले रहा है। तो क्या होता है, कुछ लोग को बिना सुर ताल सीखे ही सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, उनका म्यूजिकल एप्टीट्यूड अच्छा है। और प्रशासनिक सेवा में आईएएस आईपीएस को अलग अलग स्थितियों में समस्याओं को तुरंत समझना होता है, तार्किक समाधान निकालना होता है, अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत होती है, टीम को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। तो हम ये बोलेंगे कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड उसका अच्छा है। कोई अधिकारी है, कोई समस्या है, तुरंत सुना उसको, तुरंत समझ गया, अच्छा ये केस है, ये मामला, ये करना चाहिए, तुरंत डिसीजन ले रहा है, अच्छे से तुरंत क्विक डिसीजन लिया उसने, समझा और अच्छे से सब कुछ लॉजिकली सारी चीज़ें एंगल देख के तुरंत उसको सॉल्व किया, तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है। कई लोगों को आपने देखा होगा, तुरंत उनको कोई चीज़ बताओ तुरंत सीख लेते हैं ऐसे, तो उनका स्वाभाविक गुण होता है, वो उनको मिला होता है नेचुरली। मैं इन दोनों का जो कंपैरिजन है, एप्टीट्यूड और अभी मैंने एप्टीट्यूड पढ़ाया और एटीट्यूड भी बताया, तो जो है इनका कंपैरिजन नोट्स में है। मैंने बोला कि तीसरे क्लास में इसका नोट्स मिल आ जाएगा, तीसरे क्लास में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो इनका कंपैरिजन जो है नोट्स में है, अच्छे से दिया है, एग्जांपल के साथ दिया है, देसी एकदम लैंग्वेज एकदम आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा वैसा। लेकिन उसका एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का जो एग्जांपल है वो दे देता हूँ। कि मान लीजिए कोई आईएएस अधिकारी है, उसका एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है, जल्दी योजना बना लेता है, संसाधन जुटा लेता है, टीम को मैनेज भी कर लेता है अच्छे से। अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो ये इतना सब कुछ मैनेज करने के बाद भी आगे जो है लोगों को दुख को नहीं समझ पाएगा, संवेदनशील नहीं होगा, ईमानदारी और से काम नहीं करेगा, भेदभाव कर देगा। अगर दोनों का एक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का कॉम्बिनेशन है दोनों का, तब तो एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी बनेगा वो, और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा, जल्दी समझ योजना बनाएगा, संसाधन जुटा लेगा, टीम को मैनेज कर लेगा, लोगों के दुख को तुरंत समझेगा, संवेदनशील हो जाएगा और ईमानदारी और भेदभाव रहित भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। एक लाइन में एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को समझाना चाहे तो एप्टीट्यूड बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, एप्टीट्यूड बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, और एटीट्यूड बताता है कि आप करेंगे कैसे। एप्टीट्यूड बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड बताता है कि आप करेंगे कैसे। ये लाइन हमेशा याद रखना, ये लाइन आपको नोट्स में भी मिल जाएगी, लेकिन ये लाइन याद रखना। आपको अगर इनमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, डिफरेंस अंतर बताओ क्या है, तो एक लाइन में यही बताना है कि एटीट्यूड बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड बताता है कि आप करेंगे कैसे। अब आते हैं 8वां, वैल्यू। ये आपको आगे भी बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू दिया जा रहा है तो बस शॉर्ट में बताते हुए निकलना है। एटीट्यूड क्या है, इसमें यह है कि आप किन बातों को सही मानते हैं, किन को महत्वपूर्ण मानते हैं और ज़रूरी मानते हैं, वही हमारा वैल्यू है, सीधी भाषा में बोले तो जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये तय करने की सोच वैल्यू है। जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तय करने की सोच वैल्यू है। अब
एग्जाम्पल: ऑनेस्टी, ईमानदारी, ड्यूटी, कर्तव्य, रिस्पेक्ट, सम्मान, कंपैशन, करुणा, इक्वालिटी, समानता, ये सब वैल्यूज़ हैं। इनको आप सही मानते हो, ऑनेस्टी को, ड्यूटी भी सही है, रिस्पेक्ट मानते हो, सम्मान करना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, कि इनको आप सही मानते हो, कि इनको अच्छा मानते हो, तय कर लेना। अब प्रशासनिक सेवा में क्यों ज़रूरी है वैल्यू सिस्टम्स, ये मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट में बता देना ज़रूरी है, ताकि बाद में आपको ये याद रहे, कि दिमाग में चले कि जो चीज़ें पहले बताई गई हैं। ईमानदारी बढ़ेगी अगर वैल्यूज़, इस टाइप के वैल्यूज़ आपके हैं, ऑनेस्टी वाले वैल्यूज़ हैं, रिस्पेक्ट के वैल्यूज़ आप में हैं, तो ईमानदारी बढ़ेगी, जनता के प्रति संवेदनशील रहेंगे, आप सेंसिटिव रहेंगे, आप में नैतिकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, जनता की भलाई करेंगे। नहीं तो अगर नहीं रहेगा तो जनता को उठा डंडा मारेंगे, अब वीडियो वायरल हो जाएगा, अब फिर आप वायरल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा बढ़ेगी, रक्षा होगी, तो वैल्यूज़ होने से ये सब होगा। तो अब पढ़ेंगे, अब लास्ट तो नहीं, लेकिन हाँ 10 पढ़ना था मैं है। अब हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, कि इमोशनल इंटेलिजेंस में, इमोशनल इंटेलिजेंस में इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंस क्या होता है। हो फोकस करेंगे इंटेलिजेंस क्या होता है, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है, इसमें बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इंटेलिजेंस क्या है, एक लाइन में बोलेंगे तो समस्या किसी प्रॉब्लम को समझने, सीखने, सोचने और सही निर्णय, डिसीजन लेने की क्षमता, कैपेसिटी, क्षमता, आपकी जो योग्यता है यार। कोई समस्या आया, उसको समझा, उससे सीखा कुछ, उसको सोचने की, आपकी सोचने की क्षमता, उस प्रॉब्लम पे सोचने की आपकी क्षमता कैसी है, आप उस पर डिसीजन कैसे लेते हैं तुरंत, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी दिमाग की ताकत, दिमाग की ताकत कैसे है इन सब परिस्थितियों में आपको सारी चीज़ें सॉल्व करने की। कोई नई चीज़ आई, नई चीज़ें समझने और सही तरीका निकालने में मदद करती है। जो दिमाग की ताकत होती है, जो इंटेलिजेंस जो होता है, वो जो समझने और सही तरीका से निकालने में मदद करती है किसी भी प्रॉब्लम का। उदाहरण ले लेते हैं, एक आसान उदाहरण लेते हैं तो उससे समझ में आएगा क्या है। अचानक बिजली चली गई, आप परेशान हैं, अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो तुरंत जाएंगे, तुरंत की मोमबत्ती जला के लगेंगे पढ़ने, ये इंटेलिजेंस है। वेट नहीं करेंगे इधर उधर कि अब बिजली आएगी, तो वो मूर्खों का काम है। वेट करेंगे, अब तुरंत जाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे और तुरंत मोमबत्ती जला लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है और बच्चा जो है, आप किसी घर पे गए और बच्चा आप खेल रहा है सामने आपके, और जो है वो जो लकड़ी का, पहले आप देखते होंगे कारें आती थी ना, लकड़ी का बच्चे ऐसे धक्का देते थे, वो चला रहा है, उसका एक पहिए का पुल्ली टूट गया। अब वो या तो ये कर सकता था बच्चा कि उसको फेंक देता, कहता नया लाएंगे, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। लेकिन बच्चा जो है तुरंत उसमें दिमाग लगाता कि ख़राब नहीं हुआ है, इसके एक नीचे का पहिया निकला हुआ है, तुरंत दूसरा जाके वो उस तरीके का घर में कहीं कुछ रखा हुआ था, उसने ला के दोबारा लगा के फिर चलाने लगा, वेट नहीं किया उसने। तो ये इंटेलिजेंस, तुरंत सोच के डिसीजन लेके निर्णय निकालना। प्रशासनिक सेवा में जल्दी समस्या को समझना है, विकल्प ऑप्शंस चुनना होगा, तुरंत फैसला लेना है, और जनहित में बेहतर काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस बेसिकली आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं और उन परिस्थितियों से आप अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, वही इंटेलिजेंस है। सारी सिचुएशन परिस्थितियों से जूझते हुए, ये इंटेलिजेंस है। अब आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। इमोशनल इंटेलिजेंस समझ में आ गया,
अब इमोशनल इंटेलिजेंस पे को पढ़ते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली 4 पार्ट होते हैं इसके। इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 भाग होते हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इसको पढ़ लेते हैं पहले, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं को पहचानना। समझ में आया? आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, आपके पास क्यों का जवाब है, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन। अपने भावनाओं पे काबू पाना। आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आपने चिल्लाया नहीं, अपने आप को रेगुलेट कर लेना, अपने गुस्से पे काबू कर लेना। किसी भी चीज़ का, क्या गुस्सा, तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ ना, किसी भी चीज़ का। अब आता है इम्पैथी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इम्पैथी का मतलब समझना है केवल दूसरों की भावनाओं को समझना। इम्पैथी दूसरों की भावनाओं को समझना। कोई व्यक्ति दुखी है, मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, इम्पैथी है। चौथा सोशल स्किल। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 पार्ट हैं। अच्छे से पेश आना सभी से, टीम को साथ लेकर चलना, सोशल स्किल्स है। सोशल स्किल्स में बहुत कुछ आएंगी, मैं एग्जांपल के लिए लेके बता रहा हूँ कि अच्छे से बात करना, टीम को साथ लेके चलना, ये आपका सोशल स्किल है। सेल्फ अवेयरनेस, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन आपको पता है कि क्यों गुस्सा आ रहा है। सेल्फ रेगुलेशन, गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्से पे काबू किया है। इम्पैथी, किसी के दुख को समझ रहे हैं, किसी की भावनाओं को समझ रहे हैं। सोशल स्किल्स, टीम को मैनेज कर ले रहे हैं, दूसरों से अच्छे से बात कर ले रहे हैं, पेश आ रहे हैं, अच्छे से तमीज़ में है, सोशल स्किल है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें। उदाहरण लीजिए, आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ने आपकी गलती निकाल ली, ये गलत है यार, तुमने कुछ गड़बड़ कर दी है, उसने आप कुछ बोल दिया, आपको आया गुस्सा, लेकिन आप इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं तो आप गुस्सा दिखाएंगे नहीं। आपने बहस नहीं की, शांति से बात की और एक रास्ता निकाल लिया। ठीक है, ये गलती, क्या गलती है बताओ, मैं सीख करता हूँ उसको। तो आपने पूछा, उसने बताया ये गलती है, पता है कि गलती नहीं है लेकिन फिर भी आपने ठीक मैं कर लूँगा। आपने दिखावा किया करने का, आपने मैनेजमेंट किया आपने उसका, तो अपने गुस्से को समझा और कंट्रोल कर लिया। दूसरा, अधिकारी जनता से मिलता है। IAS अधिकारी, IPS अधिकारी आपने देखा होगा, लोगों से मिलते हैं तो महिला रोती हुई आ रही एकदम ऐसे कि मेरी तो जान निकल गई, मैं रो रही हूँ, शिकायत लेकर आती है। अधिकारी उसकी भावनाओं को समझता है, झल्लाता नहीं उस पर कि मार देंगे, तोड़ देंगे, भाग वहाँ से, नहीं, सोचता है, उसकी भावनाओं को समझेगा, बिना डांटे उसकी सहानुभूति से जवाब देगा, बिना डांटे चिल्लाए उसको सहानुभूति से उसको जवाब देगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस टाइप के ऑफिसर को बोलेंगे ये इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर है। यहाँ लिख देता हूँ ताकि वर्ड दिमाग में रहे। इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर है, यहाँ पे इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर, इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर है। समझ में आया? कोई महिला आई रोती हुई तो उसको सहानुभूति दिया, रोक के उसकी बातों को समझा, गुस्सा नहीं हुआ, न डांटा उसको, सब कुछ समझ के जवाब दिया और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ये इमोशनली शिकायत खूब कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, तो उसको सहानुभूति ईजी कहते हैं, सॉफ्ट तरीके से डील किया उसके साथ। एक और उदाहरण लेंगे, प्रशासनिक सेवा में इसका महत्व क्या है, बेसिकली ये बताना है। उदाहरण तो समझ में आ गया होगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर कैसा होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी को कि महत्व क्या है,
कि जब भी आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आईएएस आईपीएस को अपने गुस्से को, अपनी निराशा को, अपनी हताशा को, अपने तनाव को, ये जो भावना है ना, उनको काबू में रखना है। आप इनको आप भावनाओं में बह नहीं सकते कि हम हमको गुस्सा आ गया था हम इसलिए ये कर दिए, ये आपसे उम्मीदें नहीं की जाती हैं। अपने गुस्से, निराशा, हताशा, तनाव, सब पे कंट्रोल करके रखना है। आप वीडियोस में देखते होंगे वायरल होते हैं, गुस्से में ये सब हरकतें करते हैं तो मूर्ख लोग होते हैं, कह सकते हैं इडियट होते हैं एक नंबर के। तो जो आपके जो जनता है, सिटीजन्स हैं, और जो आपके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को भी समझना है आपको, तभी आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो उनकी भावनाओं को समझना, जनता की भावनाओं को समझना, अपने जो आपके अधीन काम कर रहे हैं उनकी जो है उनकी भावनाओं को समझ के सही निर्णय लेना, और जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उनको सुलझाना। तो समझ में आएगा कि इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर कैसा होता है, या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। बेसिकली वही 4 चीज़ें याद रखनी है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। इतना इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब लास्ट पढ़ेंगे कंसाइंस, ये लास्ट है, इसके बाद ख़त्म करेंगे। कंसाइंस, 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 ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। बेसिकली इसमें है क्या, हमारे मन की आवाज़, यही है हमारे मन की आवाज़, यही है कंसाइंस। और हमारी मन की आवाज़ कैसी आवाज़, जो हमें बताती है कि कोई काम सही है या गलत। कंसाइंस हमारे मन की आवाज़ क्या, हमारे मन की आवाज़ जो कोई काम सही है कि गलत है ये बताए, यही है कंसाइंस। जो आपके मन में अगर आरोप हो रहा कि आगे ये बोल रहा है कि नहीं सब सही है, सब सही है, किसी को जान से मार देना सही है, मार दो। कंसाइंस नहीं, मारने उरने का आपके अंदर से कंसाइंस नहीं आएगा। वो कोई गलत या सही वो आपको बता देगा, आपको डिसीजन नहीं देगा, वो बता देगा देखो ये गलत है ये सही है। अब उसके ऊपर आगे बढ़ने का काम किसी और भावनाओं का है, उसको पढ़ेंगे हम। तो सही और गलत के जो बता दे आपको आपके मन की आवाज़, उसको या तो कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़, ये वही है कंसाइंस। यानी हमारे अंदर की आवाज़ जो हमें सही और गलत का भेद समझाती है, क्या गलत है क्या सही है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से बातें समझ में आ जाएंगी। एक एग्जाम्पल, दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, पर सिंपल एग्जाम्पल है, आपको तुरंत कनेक्ट करेंगे। आपने एक 12th फेल मूवी देखी होगी ना, जिसमें जो है ऊपर मनोज जाके फर्रे बना रहा होता है नकल करने का। तो परीक्षा में जो नकल करने का आपको मौका मिले और अंदर से आवाज़ आए कि नकल करना गलत है और आप नकल नहीं करते हैं, तो आपके अंदर की जो आवाज़ जो आई थी ना, वही कंसाइंस है। आप देखे होंगे 12th फेल मूवी में कि वो एक बार फर्रे तो बनाता है, एग्ज़ाम भी सारी चीज़ें कर लेता है, लेकिन जब वो 12th फेल मूवी में जब वो ऑफिसर से मिलता है और ऑफिसर उसको समझाता है सारी चीज़ें कि आप ये करोगे तो बन जाओगे, फिर उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक जागरूकता आ जाती है, इनलाइट हो जाता है वो पूरी तरीके से। तब वो उसको नकल दिया भी जाता है तो भी नहीं करता, कम ही नंबर से पास होता है, कहता है मेरा जितना नंबर है मैं उतने से ही पास होऊंगा, ठीक है उतना ही मेरी योग्यता है। तो नकल नहीं किया, तो उसके अंदर से आवाज़ आई और उसने सुन ली उसको, यही होता है अंतरात्मा की आवाज़। अब प्रशासनिक सेवा अधिकारी को में कंसाइंस की क्या ज़रूरत है। अगर प्रशासनिक अधिकारी के अंदर कंसाइंस है, इस तरीके की होता ही है, भ्रष्टाचार से दूर रहेगा, गलत निर्णय लेने से बच जाएगा, अंदर से रोकेगा उसका कि नहीं 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 मत करो। सामने आएगा 10 करोड़ 50 करोड़, वो कहेगा, अंदर वाला कहेगा मत तो एक और हावी रहेगा, ले लो। तो जो आपका कंसाइंस जो स्ट्रांग वाला होगा वो हावी होगा, तो वो कहेगा मत दो, और आपके अंदर से स्ट्रांग आवाज आएगी नहीं लेना है, हम ईमानदार बनेंगे, तो आप नहीं लेंगे। तो अंदर की जो आवाज़ है यार, न्याय ईमानदारी का पालन करेगा, जस्टिस इसका पालन करेगा। तो शुरू से बात कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। वैल्यू न्यूट्रलिटी हमने पढ़ा, बीच में रहना है और डेटा बात करना है। वैल्यू जजमेंट नहीं देना है,
कोई भी चीज़ पहले से चली आ रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि हम जजमेंट दे दें उस पर, वो थी, ये आपको पता है, बस इतना ही बताना कि थी। अब क्या है, हम तथ्यों और डेटा पे बात करेंगे, लॉ पे बात करेंगे, क्यों ज़रूरी है ये भी पढ़ लिया है। रीजनिंग माइंड क्या होता है, इमोशनल माइंड क्या होता है हमने पढ़ा, बैलेंसिंग माइंड क्या होता है ये भी पढ़ा, एटीट्यूड क्या होता है, और 3 टाइप के ABC मॉडल है ये, ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। डाइकोटमी पढ़ा हमने, डाइकोटमी माइंडसेट एक कॉन्टिनम अप्रोच जैसा ही है लगभग। एप्टीट्यूड पढ़ा, इसमें हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड समझा, कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड समझा, इंटरपर्सनल एप्टीट्यूड समझा, म्यूजिकल एप्टीट्यूड समझा, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड समझा, और सारे एप्टीट्यूड जुड़ते जाएंगे, लेकिन आपको मुझे समझाना था कि एप्टीट्यूड होता क्या है, ये समझ में आया। वैल्यूज़ पढ़े हमने, इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने पहले इंटेलिजेंस पढ़ा, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस में भी 4 चीज़ें, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स। बेसिकली इन चारों को मिलाकर ही ये तैयार हो जाता है आपका ये इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर हमने पढ़ा इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर कौन होता है, कंसाइंस क्या होता है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। और जो तीसरा क्लास होगा, तीसरे क्लास में मैं ये सारे नोट्स जो है प्रोवाइड करा दूंगा, और जो मैंने बताया कि इसका रेट इस फाइल का केवल 150 रुपये रहेंगे। आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से जाके आप सीधे बाई कर लेंगे। और पढ़ते वक्त इन सबको पूरा एग्जाम्पल एकदम ऐसे ही देसी एग्जाम्पल दिए हैं, एकदम अच्छे से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक्स।